रात का गहरा सन्नाटा, चारों ओर फैली राख और धुएं की गंध हवा को भारी बना रही थी। शमशान में जलती चिता की आखिरी लपटें धीरे धीरे बुझ रही थी, जैसे किसी आत्मा की आखिरी सांसें खत्म हो रही। धीरे धीरे उसी राख से एक शव उठने लगता है। उसका शरीर जला हुआ, कपड़े फटे हुए और त्वचा पर राख की परतें चिपकी हुई हैं। उसकी आंखें अभी बंद हैं, लेकिन कदम स्थिर और भारी। हर कदम पर जमीन से अजीब सी कराह निकलती है, जैसे धरती खुद उसका विरोध कर रही हो। शमशान की आग बुझ चुकी है, लेकिन उसके चारों ओर ठंडी नीली रोशनी फैल रही है। शव बिना किसी आवाज के आगे बढ़ता है। उसकी पैरों की आहट नहीं, सिर्फ हवा का दबाव महसूस होता है। धीरे धीरे वो शमशान की सीमा पार करता है और अंधेरे रास्ते पर चल पड़ता है। रास्ते में खड़े पेड़ उसकी परछाई को निगलते हुए लगते हैं। कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन तुरंत चुप हो जाते हैं, जैसे किसी अदृश्य डर ने उनकी आवाज़ छीन ली हो। और फिर वो शव सीधा अपने घर की ओर बढ़ता है। रात का वही अंधेरा, गली में सन्नाटा पसरा हुआ है। कभी कभी हवा का झोंका आता और कभी पुराने पेड़ों की डालियां चरमराती हैं। दूर कहीं कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन जैसे वो शव गली में कदम रखता है, सब अचानक चुप हो जाते हैं। धीरे धीरे वो शव अपने घर के दरवाजे तक पहुंचता है। दरवाजे पर लगी घंटी बिना किसी के छुए अपने आप हिलने लगती है। अंदर बैठे परिवार को अचानक दस्तक सुनाई देती है, धीमी, भारी और ठंडी। पिता चौंक कर उठते हैं। माँ डरते डरते दरवाजे की ओर बढ़ती है। बच्चे एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लेते हैं। दरवाजा खुलता है और सामने वही शव खड़ा है। उसकी आंखें अब भी बंद हैं, लेकिन चेहरे पर अजीब सी शांति है, जैसे वो सच में घर लौट आया हो। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो सोचती है उसका बेटा वापस आ गया। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, तुम सच में लौट आए? शव बिना कुछ बोले अंदर कदम रखता है। उसके पैरों की आहट नहीं, लेकिन जमीन पर ठंडी नमी फैल जाती है। वो सीधे अपने पुराने कमरे की ओर बढ़ता है। कमरे में पहुंचकर वो वहीं पुरानी आदतें दोहराने लगता है, जैसे किताब उठाना, वहीं गाना गुनगुनाना और खिड़की से बाहर देखना। परिवार हैरान है, डर और खुशी के बीच फंसा हुआ है। रात का समय, घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। सिर्फ दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही है। परिवार सोच रहा है कि सब सामान्य हो गया। वो सब अपने कमरे में है, वही पुरानी आदतें दोहरा रहा है। लेकिन अचानक कमरे से अजीब आवाज आती है। दरवाजा खुला है। अंदर देखा जाता है कि शव खड़ा है, लेकिन उसकी आंखें अब भी बंद हैं। वो दीवार की ओर मुंह करके खड़ा है और धीरे धीरे किसी का नाम दोहरा रहा है, राघव, 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 राघव। परिवार चौंक जाता है। माँ कहती है, ये किसे बुला रहा है? हमारे घर में तो कोई राघव नहीं है। पिता की आंखों में डर उतर आता है। सबकी आवाज़ धीरे धीरे भारी और गहरी होती जाती है। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ और सिर्फ अजीब सी चमक होती है, जैसे किसी और की आत्मा उसके अंदर झांक रही हो। कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है
और सारे कागज उड़ने लगते हैं। बच्चे डरकर माँ के पीछे छिप जाते हैं। शव अचानक कमरे के कोने में जाकर खड़ा हो जाता है। उसकी परछाई दीवार पर दिखाई नहीं देती और फिर वो जोर से चिल्लाता है, राघव, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। परिवार चीख उठता है। पिता दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा अपने आप खुला रहता है। कमरे में अजीब सी ठंडी नमी फैल जाती है, जैसे मौत का साया आया हो। जैसे तैसे रात बीतती है, सुबह हो जाती है। सुबह का समय होते ही घर के बाहर हल्की धूप फैली है, लेकिन माहौल अजीब सा भारी है। परिवार रात की घटनाओं से अब भी डरा है। दरवाजे पर अचानक पड़ोसी आते हैं। उनके चेहरों पर डर और हैरानी साफ झलक रही थी। एक बुजुर्ग पड़ोसी धीमी आवाज़ में कहता है, कल रात हम शमशान गए थे और वहाँ तुम्हारे बेटे का शव अब भी पड़ा है। परिवार सन्न रह जाता है। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। तो फिर जो हमारे घर में है वो कौन है? पड़ोसी फुसफुसाते हैं। हमने देखा कि चिता की राख में कोई परछाई उठी थी। वो इंसान नहीं था, वो कुछ और था। उनकी आवाज़ कांप रही है, जैसे वे खुद उस डर को महसूस कर रहे हों। घर के अंदर अचानक ठंडी हवा का झोंका आता है। खिड़की अपने आप खुल जाती है। परिवार को लगता है कि कोई अदृश्य शक्ति उनके घर में घूम रही है। माँ डरते डरते शव के पास जाती है और उसे गले लगाती है, लेकिन जैसे ही वो उसे छूती है, उसका शरीर बर्फ जैसा ठंडा और बेजान महसूस होता है। माँ चीख उठती है, ये हमारा बेटा नहीं है, ये और ही कोई है। माँ की आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। बच्चे डरकर कमरे में भाग जाते हैं। पिता गुस्से और डर के बीच खड़े हैं, लेकिन उनके हाथ कांप रहे हैं। पड़ोसी धीरे धीरे पीछे हट जाते हैं, जैसे वो इस घर के अंदर कदम रखने से ही डर रहे हों। रात का गहरा अंधेरा। घर के सारे कमरे ठंडी और नमी से भर चुके थे। दीवारों पर टंगी तस्वीरें अपने आप गिरने लगती हैं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति हाथ से उन्हें धक्का दे रही हो। सब कमरे के बीचों बीच खड़ा है। उसकी आंखें अब पूरी तरह खुल चुकी हैं, लेकिन उनमें इंसानियत नहीं, सिर्फ अंधेरा और अजीब सी चमक है। वो धीरे धीरे अपने होंठ हिलाता है और फिर से वही नाम दोहराता है, राघव, 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 राघव। परिवार डर से कांप रहा है। माँ रोते हुए कहती है, ये मेरा बेटा नहीं है, ये कोई और ही है। पिता दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाज़ा बंद नहीं होता है, जैसे घर खुद उस आत्मा को अंदर आने दे रहा हो। अचानक सौ जोर से चिल्लाता है, राघव, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। उसकी आवाज़ इतनी भारी और गहरी थी कि दीवारें कांपने लगती हैं। खिड़की से बाहर देखते ही पड़ोस का पूरा माहौल बदल चुका है। पेड़ झुक गए हैं, हवा तेज हो गई है और दूर कहीं किसी के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे चीखते हुए माँ के पीछे छिप जाते हैं। माँ की आंखों में डर और सवाल दोनों हैं। ये कौन है और ये राघव कौन है? अब उसकी आंखें और ज़्यादा डरावनी हो चुकी हैं। उन आंखों में सिर्फ अंधेरा है और उसी अंधेरे में एक परछाई निकलती है जो दीवार पर फैल जाती है। परछाई धीरे धीरे आकार लेती है, जैसे कोई दूसरा इंसान वहाँ मौजूद हो, और फिर वो परछाई फुसफुसाती है, ये तो बस शुरुआत है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका है। घर के अंदर ठंडी हवा बह रही है, जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने दीवारों को घेर लिया हो। दीवार पर लगी घड़ी की सुई
अचानक रुक जाती है। माहौल इतना भारी है कि परिवार की सांसें भी सुनाई देने लगती हैं। शव कमरे के बीचों बीच खड़ा है। अब उसकी आंखें पूरी तरह सफ़ेद हो चुकी हैं। चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान, ना इंसानी ना ही परिचित। वो धीरे धीरे बोलना शुरू करता है। तुम लोग मुझे अपना बेटा समझ रहे हो, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। मैं वो हूँ जिसे तुमने कभी देखा ही नहीं। उसकी चिता की राख से मैंने उसका शरीर छीन लिया है। अब ये मेरा है। परिवार सन्न रह जाता है। माँ कांपती आवाज़ में कहती है, तो मेरा बेटा कहाँ है? सब धीरे धीरे उसकी ओर देखता है और मुस्कुराता है। वो वहीं है जहाँ तुमने उसे छोड़ा था, शमशान में। उसकी आत्मा अब भी वहीं भटक रही है और मैं यहाँ हूँ। माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, तू कौन है? किसकी आत्मा है? सबकी आवाज़ अचानक भारी और गहरी हो जाती है। मैं वो हूँ जिसे मौत ने भी नहीं अपनाया। मैं वो हूँ जो हर रात किसी नए को बुलाता है। और अब बारी तुम्हारी है। कमरे की खिड़की अपने आप खुल जाती है। ठंडी हवा का झोंका अंदर आता है और सारे कागज़ उड़ने लगते हैं। दीवारों पर अजीब से निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। रात का समय, घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए हैं। माहौल इतना भारी है कि परिवार की सांसें भी डरावनी लगती हैं। शव धीरे धीरे उठता है। उसकी आंखें चमक रही हैं, कभी लाल, कभी पीली और कभी काली और कभी कभी पूरी तरह सफ़ेद। वह पूरे घर में घूमने लगता है। हर कमरे में जाकर एक एक नाम पुकारता है। सीमा, अजय, रोहन, राघव। हर नाम पुकारते ही घर की लाइट छपकने लगती है। दीवारों पर अजीब निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। माँ कांपती आवाज़ में कहती है, ये नाम हमारे घर में किसी के नहीं है, तो फिर ये किसे बुला रहा है? शव धीरे धीरे मुस्कुराता है। उसकी आवाज़ भारी और गहरी होती है। ये मेरे अगले शिकार हैं। हर रात मैं किसी नए को बुलाता हूँ और वो मेरे साथ चला जाता है। पिता गुस्से में चिल्लाते हैं, तू कौन है और तू क्या चाहता है? सब अचानक जोर से हंसता है। उसकी हंसी इतनी डरावनी है कि दीवारें कांपने लगती हैं। फिर वो कहता है, मैं चाहता हूँ कि कोई भी कभी भी रोशनी ना देखे। मैं चाहता हूँ कि हर नाम मौत में बदल जाए। कमरे का माहौल और भी डरावना हो जाता है। दीवारों पर परछाइयाँ नाचने लगती हैं और उसी अंधेरे में एक आवाज़ गूंजती है, आज रात कोई मेरे साथ जाएगा। परिवार चीख उठता है। माँ बच्चों को कसकर पकड़ लेती हैं। पिता कांपते हुए दरवाजे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दरवाज़ा अपने आप बंद हो जाता है। अचानक कमरे में एक और परछाई प्रकट होती है। वो परछाई असली शव की आत्मा है। उसकी आवाज़ कांपती है, ये शरीर तो मेरा है, इसे छोड़ दे। नकली आत्मा जोर से हंसती है, अब ये शरीर मेरा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों आत्माएं आमने सामने आ जाती हैं। कमरे की दीवारें कांपने लगती हैं, खिड़कियां टूट जाती हैं। हवा में अजीब से चीखें सुनाई देती हैं, जैसे कई लाख आत्माएं एक साथ रो रही हों। परिवार कोने में छिप जाता है। बच्चे रो रहे हैं, माँ प्रार्थना कर रही है और पिता डर से जड़ हो गए हैं। दोनों आत्माएं भिड़ रही हैं।
एक तरफ असली आत्मा जो अपने शरीर को वापस चाहती है, दूसरी नकली आत्मा जो कब्जा छोड़ना नहीं चाहती। अंधेरे में अचानक एक आवाज़ गूंजती है। रात का अंधेरा और भी गहरा हो चुका है। आसमान में चांद बादलों के पीछे छिप गया है और गली में फैली राख और हवा में धुएं की गंध खुली हुई है, जैसे शमशान की परछाई अब घर तक पहुंच गई हो। घर की दीवारें अचानक कांपने लगती हैं, दरारें फैलने लगती हैं, उनमें अजीब सी ठंड और नमी रिसने लगती हैं। खिड़कियां अपने आप टूट जाती हैं, कांच के टुकड़े जमीन पर गिरते हैं और हर टुकड़े में अंधेरे की परछाई झलकती है। घर का माहौल अब पूरी तरह बदल चुका था। कमरे के बीचों बीच दो परछाइयां आमने सामने खड़ी थीं। एक तरफ असली शव की आत्मा, कमजोर लेकिन अपने शरीर को पाने के लिए दृढ़। दूसरी तरफ नकली आत्मा, शक्तिशाली, खतरनाक और कब्जा छोड़ने को तैयार नहीं। असली आत्मा कांपती आवाज में कहती है, ये मेरा शरीर है, इसे छोड़ दे। नकली आत्मा जोर से हंसती है और बोलती है, अब ये शरीर मेरा है और मैं इसे कभी नहीं छोड़ूंगा। दोनों आत्माएं भिड़ जाती हैं। कमरे की दीवारें कांपने लगती हैं, छत से धूल गिरने लगती है और हवा में बिजली की चमक फैल जाती है। असली आत्मा जोर से चिल्लाती है, मैं अपने शरीर को वापस लूँगा। नकली आत्मा गहरी आवाज़ में जवाब देती है, तुम्हारा शरीर अब सिर्फ मेरा है और तुम्हारा परिवार मेरा अगला शिकार बनेगा। कमरे में आग की लपटें उठती हैं, दीवारों पर अजीब निशान उभर आते हैं, जैसे किसी ने खून से लिखा हो। हवा में दर्जनों परछाइयां नाचने लगती हैं, जैसे और आत्माएं इस लड़ाई को देख रही हों। परिवार को लगता है कि घर अब उनका नहीं रहा, बल्कि किसी और शक्ति का अड्डा बन चुका है। माँ बच्चों को कसकर पकड़ लेती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन दिल में एक ही सवाल था, क्या वह अपने बेटे की आत्मा को बचा पाएगी? वो कांपती हुई आवाज़ में कहती है, हमें कुछ करना होगा, वरना हमारा बेटा हमेशा के लिए खो जाएगा। उसकी आत्मा को कभी मुक्ति नहीं मिलेगी। पिता दीवार के सहारे खड़े हैं, उनकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों है। वो कहते हैं, अगर हम गलत कदम उठाएंगे तो ये नकली आत्मा हम सबको ले जाएगी। बच्चे चीखते हैं, माँ हमें बचाओ। उनकी आवाज़ हवा में गूंजती है, लेकिन आत्माओं की लड़ाई इतनी भयानक है कि उनकी चीखें दब जाती हैं। परिवार को अब एक कठिन निर्णय लेना है। क्या वो अपने बेटे की आत्मा को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगाएंगे, या फिर अपनी जान बचाने के लिए हमेशा के लिए उसे खो देंगे? कमरे का माहौल और भी भारी हो जाता है और उसी अंधेरे से एक आवाज़ गूंजती है, तुम्हारा फैसला ही तुम्हारी किस्मत तय करेगा। कमरे में दोनों आत्माओं की भिड़ंत अपने चरम पर पहुंच चुकी है। दीवारें फट रही हैं, खिड़कियां चकनाचूर हो चुकी हैं और हवा में दर्जनों चीखें गूंज रही हैं। परिवार को लगता है कि अब सब खत्म हो जाएगा। अचानक असली आत्मा जोर से चिल्लाती है, ये मेरा शरीर है, मैं इसे वापस लूँगा। उसकी आवाज़ इतनी गहरी है कि नकली आत्मा पीछे हट जाती है। नकली आत्मा गुस्से से चीखती है, तुम मुझे हरा नहीं सकते, मैं मौत से भी ज़्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तभी कमरे की दीवारों पर बने खून के निशान चमकने लगते हैं। वो निशान धीरे धीरे एक मंत्र का रूप ले लेते हैं। माँ कांपती आवाज़ में प्रार्थना करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे हैं, लेकिन दिल में विश्वास है कि उसकी प्रार्थना जैसे ही पूरी होती है, दीवार पर बने मंत्र चलने लगते हैं। नकली आत्मा चीखते हुए पीछे हटती है। परिवार के सभी सदस्य
जोर जोर से वही मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिससे कि नकली आत्मा की हालत खराब होने लगती है। अचानक असली आत्मा अपने शरीर से बाहर निकलती है। वो नकली आत्मा की ओर देखती है और कहती है, तूने मेरा शरीर छीन लिया, लेकिन मेरी आत्मा को कभी नहीं छीन पाएगा। अब मैं तुझे वहीं भेजूंगा जहां से तू आया है। मंत्रों की वजह से नकली आत्मा बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर पड़ गई थी। नकली आत्मा ज़ोर से चीखती है, उसका चेहरा विकृत हो जाता है, उसकी आंखें बुझ जाती हैं और उसका शरीर राख में बदल जाता है। वो राख हवा में उड़ जाती है और गायब हो जाती है। असली आत्मा धीरे धीरे मुस्कुराती है, उसकी आंखों में शांति है। वो परिवार की ओर देखती है और कहती है, अब मैं मुक्त हूँ, अब मैं चैन से जा सकता हूँ और मेरे शरीर का अंतिम संस्कार कर देना, जिससे मुझे शांति मिल जाए। उसकी परछाई धीरे धीरे एक रोशनी में बदल जाती है। कमरे का अंधेरा मिट जाता है, दीवारें शांत हो जाती हैं, हवा में एक सुकून भर जाता है और बिजली भी आ जाती है। परिवार रोते हुए देखता है कि उनका बेटा अब सच में मुक्त हो गया। कभी कभी एक साधारण ट्रेन यात्रा आपकी पूरी जिंदगी बदल देती है, लेकिन प्रतीक को नहीं पता था कि जिस ट्रेन में वह कल सफ़र करने वाला है, उसी ट्रेन में उसे एक ऐसा झुमका मिलने वाला है जो उसे उसकी मंजिल तक नहीं बल्कि एक ऐसे रहस्य और मोहब्बत तक ले जाएगा जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि उस झुमके की असली मालकिन कौन थी और क्यों उसकी तलाश में प्रतीक अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेने वाला था। जानने के लिए कहानी के अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सफ़र का आखिरी स्टेशन सिर्फ एक स्टेशन नहीं बल्कि एक ऐसा सच है जो आपका दिल छू जाएगा। आइए फिर कहानी शुरू करते हैं। लव इन ट्रेन, मोहब्बत का सफ़र, भाग 1। भाई कहाँ की तैयारी है आज? इतनी जल्दी क्यों घर निकल रहा है? प्रतीक के केबिन का दरवाज़ा खोलते हुए किसी ने पूछा। प्रतीक फाइलों को अलमारी में लॉक करते हुए पलटा तो देखा दरवाजे पर ऋषभ खड़ा था। ऋषभ ने फिर इशारे में पूछा, कहाँ? प्रतीक जल्दी जल्दी अपने काम में व्यस्त होते हुए बोला, बाजार जाना है, तू भूल गया? कल ट्रेन है मेरी, निकलना है मुझे, और तू भी चल, शॉपिंग करनी है। ओके वेट 10 मिनट, जस्ट यू लॉक योर केबिन, आई एम कमिंग। ऋषभ ये बोलते हुए चला गया। ऋषभ और प्रतीक एक ही ऑफिस में साथ काम करते थे और फ्लैटमेट और कॉलेज टाइम से पक्के यार हैं। प्रतीक को कल दार्जिलिंग जाना है घूमने, तो उसी के लिए शॉपिंग करनी है। दोनों ऑफिस के काम को ख़त्म करके शॉपिंग के लिए निकल जाते हैं। दोनों शॉपिंग ख़त्म करके लौट रहे थे, तभी रास्ते में ऋषभ प्रतीक की तरफ गुस्से से देखता है। प्रतीक अनजान बनते हुए बोलता है, क्या मैंने क्या किया यार? अब उसको एक्स्ट्रा पैसे क्यों दूं जब उसका रेट कम है? ऋषभ बोला, कमीने इतना पैसा कहाँ ले जाएगा? तेरे पापा इतने बड़े आदमी हैं, फिर भी तू इतना मोल भाव करता है। क्या हो जाएगा अगर 2 पैसे उसे ज़्यादा मिल जाएंगे तो? प्रतीक ने कहा, बात पैसे की नहीं है यार, बात ईमानदारी की है। कि तभी अचानक बारिश शुरू हो गई। अबे भाग जल्दी, ये जनवरी के मौसम में बारिश और ठंड तो दम तोड़ के ही मानेंगे। ऋषभ चिल्लाता हुआ भाग रहा था। तभी एक लड़की अचानक से प्रतीक से टकरा गई। प्रतीक और वो लड़की दोनों नीचे जमीन में गिर गए। जैसे तैसे दोनों उठे, तब तक दोनों भीग चुके थे। प्रतीक गुस्से में उठा, लेकिन लड़की जल्दी में तो तुरंत चिल्लाते हुए भाग गई। देखकर नहीं चल सकते हो? प्रतीक उसे गुस्से में देखता रहा और मन में बड़बड़ाते हुए बोला, साड़ी के साथ हील कौन पहनता है और मुझसे बोल रही है देखकर नहीं चल सकते? और ये ईयररिंग गिर गया तुम्हारा। प्रतीक जब तक उसे वापस बुलाता वो जा चुकी थी। प्रतीक जल्दी से कार में आकर बैठ गया। ऋषभ भाई साहब बड़े खुश दिख रहे थे किसी से फ़ोन पर बात करके। अच्छा, सी यू इन द मॉर्निंग, बाय, लव यू बोलते ही फ़ोन रख भी ना पाया था ऋषभ कि प्रतीक बोला, कौन था बे? अब तू तो जा रहा है घूमने, तो मैं अकेले कैसे रहूँगा? तो अदिति आ रही है सुबह। ऋषभ खुश होते हुए बोला।
प्रतीक ने कहा, अभी यार ये कब हुआ, उसको कब बताया तूने? ऋषभ चिढ़ाते हुए बोला, अरे यार उसके ऑफिस का काम है तो 3 दिन तक यहीं रुकेगी बस यार। और तू चोर कब से बन गया बे? उस लड़की का झुमका क्यों ले आया? अबे चुप, गिर गया था, जब तक देखा तो वो निकल गई थी तो ले आया। और बेवकूफ़ लड़की खुद देखकर नहीं चलती और मुझ पर चिल्ला रही थी, प्रतीक ने मुंह बनाते हुए बोला। बातें करते करते दोनों घर चल दिए। इधर निशी अपने दोस्तों के पास पहुंच जाती है। निशी से अन्या हंसते हुए बोलती है, निशी कहाँ रह जाती हो और ये बारिश के साथ डुबकी भी लगाए तुम? तभी निशी चिल्लाई, मुझे शौक नहीं था, पता नहीं कौन बदतमीज था, टकरा गया कमीना। अन्या फिर बोली, मैंने तुमको झुमके दिए थे, एक कहाँ गिरा आई? यार तुमको अब से कुछ नहीं दूंगी, सब बेकार कर देती हो। अरे नहीं मेरी जान, सॉरी यार, अब पता नहीं कहाँ गिर गया, सॉरी अब घर चलें? निशी ने अन्या को समझाते हुए कहा। दोनों घर चल देते हैं। इधर प्रतीक पैकिंग में बिजी था। 1 बैग 2 बैग, ये देखकर ऋषभ बोला, तू घूमने जा रहा है या घर बसाने? इतने बैग का क्या करेगा? प्रतीक मुस्कुराया, तभी उसकी नज़र उस झुमके पर पड़ी। उसे देखकर ये बोलते हुए वापस अपने एक्सेसरीज बैग में रख दिया। पागल लड़की। अगले दिन हॉल में बैठकर ऋषभ और अदिति घूमने की तैयारी कर रहे थे और प्रतीक दार्जिलिंग निकलने के। और प्रतीक अपना बैकपैक और एक छोटा सा बैग लेकर चलने लगा। ये देखकर ऋषभ बोला, अबे रात में तूने 3 बैग पैक किए थे और लेकर बस ये 2 छोटे छोटे बैग जा रहा है। प्रतीक बोला, अरे यार घूमने जा रहा हूँ, मस्ती करूँगा, बाकी सामान वहीं खरीद लूँगा यार। ओके अब चलता हूँ, ट्रेन है मेरी, ख्याल रखना अपना, और अदिति भाभी जी का भी। अदिति बीच में टोकते हुए बोली, तुम कब भाभी ला रहे हो यार, और क्लीन शेव कर ली, लुक चेंज, स्मार्ट लग रहे हो, देखना कहीं वहीं भाभी ना मिल जाए। और सब हंस दिए। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, अरे नहीं यार, बस हैवी बियर्ड लुक से मन भर गया था तो चेंज कर दिया। कुछ देर बाद प्रतीक स्टेशन पर पहुंच चुका था और ट्रेन भी आ चुकी थी। प्रतीक ट्रेन के 2 सीटर कैबिन में बैठकर गाने सुन रहा था कि तभी एकदम से दरवाज़ा खुला और एक लड़की आती है। बिल्कुल अजीब रफ जीन्स, जगह जगह से फटा हुआ और घुंघराले बाल, और सनग्लासेस के साथ अचानक प्रतीक के गोद में बैग फेंक देती है और चिल्लाती है, टीटी हुआ तो अपनी मनमानी चलाएगा तू, रुक तेरी तो मैं कंप्लेंट करती हूँ। प्रतीक बैग फेंकने की हरकत से गुस्साते हुए बोला, दिखाई नहीं देता क्या तुमको? लड़की पलट कर देखती है और बोलती है, अरे वो देखा नहीं, साइड में रख दोगे तुम? हद है यार, गलती भी और अकड़ भी, प्रतीक मन में सोचने लगा और बैग को उसकी सीट पर फेंक कर बोला, तमीज नहीं है क्या? और खिड़की की तरफ देखने लगा। वो प्रतीक की बात को इग्नोर कर अपनी सीट पर बैठ गए। प्रतीक ने फ़ोन चार्ज करने के लिए चार्जर बैग से निकाला, तभी वो झुमका नीचे गिर गया। तभी निशी झुमका देखकर बोली, एक्सक्यूज मी, ये झुमका कहाँ से मिला तुम्हें? प्रतीक बोला, तुमसे मतलब? निशी गुस्से में देखते हुए बोली, ये मेरा है, खो गया था, तुमको कहाँ से मिला? प्रतीक ने कहा, कल एक बदतमीज लड़की टकरा गई थी, उसी का गिर गया था। निशी झल्लाते हुए बोली, वो लड़की मैं ही हूँ, और बदतमीज किसको बोला? देखकर खुद नहीं चलते हो? प्रतीक ने गुस्से में कहा, ओ हेलो, साड़ी के साथ हील कौन पहन के भागता है, गिरोगी ही। तुमसे मतलब? तुम बताओगे कि मैं क्या पहनूं और क्या ना पहनूं? और तुम वापस नहीं कर सकते थे अगर गिर गया था? निशी अकड़ते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, यही काम नहीं है मेरे पास कि लोगों से टकराने के बाद उनके सामान वापस करता रहूं, समझी तुम? गलती भी खुद की और अकड़ भी खुद दिखाओ। तुम्हारे साथ अब तो अकेले इस कैबिन में और नहीं रह सकता, टीटी से बोलकर अभी सीट चेंज करता हूँ, वरना पूरा सफ़र खराब कर दोगी। निशी कहती है, हाँ मुझे भी शौक नहीं है अपना सफ़र खराब करने का, मैं खुद उस कमीने टीटी से बोलकर सीट चेंज करती हूँ। दोनों गुस्से में कैबिन से निकलकर टीटी के पास चल देते हैं, एक कैबिन के इस तरफ तो दूसरा उस तरफ। लेकिन तभी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है और ट्रेन चल देती है। ट्रेन कानपुर सेंट्रल से निकल चुकी है, धीरे धीरे कानपुर पार करती है। अरे ये क्या, दोनों अभी भी एक ही कैबिन में, लेकिन दोनों एक दूसरे की तरफ देख भी नहीं रहे हैं। प्रतीक मन में बड़बड़ाता है, टीटी सच में कमीना है, एक सीट का जुगाड़ नहीं करा सकता।
इतनी फुल है ट्रेन क्या? तभी उसकी नज़र खिड़की पर पड़ती है। खिड़की के बाहर बने वो घर, झोपड़ी, गरीबी और गंदगी में रहते लोग और इतनी ठंड में भी कम कपड़ों में खेलते बच्चों पर, जिनको बस अपनी दुनिया से मतलब है। तभी कानपुर की एक अलग खूबसूरती दिखाई पड़ती है, गंगा नदी। ट्रेन अपनी रफ्तार से चल रही थी और प्रतीक दरवाजे पर खड़े होकर पीछे भागती हुई खूबसूरती को अपनी आंखों में कैद कर रहा था। और ट्रेन संगम के अर्धकुंभ से प्रयागराज स्टेशन पर आ चुकी थी। प्रतीक कैबिन के अंदर आया तो देखा निशी खिड़की के पास बैठी थी। तभी अचानक लगे ब्रेक से उसकी नज़र सीट के नीचे से निकले उस झुमके पर पड़ी, जो अभी भी नीचे ही था। शायद लड़ाई के चक्कर में दोनों उठाना भूल गए। प्रतीक ने झुककर झुमके को उठाया तो निशी ये देखकर बोली, वो मेरा है, मुझे दो। प्रतीक चुपचाप झुमका देकर सोचता है, कितनी अकड़ है इसमें, उफ, और बैठ जाता है। तभी एक आवाज़ से प्रतीक चौंक जाता है। आवाज़ निशी की थी। निशी उससे बोली, सुनो, आई एम सॉरी, वो कमीने टीटी का गुस्सा आप पर निकाल दिया। वैसे मैं निशी और आप? प्रतीक सोच में था, इतनी अकड़ू लड़की इतनी प्यार से कैसे? निशी फिर बोली, क्या सोचने लगे आप? अरे नहीं, मैं प्रतीक और आप मुझे तुम बोल सकती हो। और एक बात, टीटी सच में कमीना है, प्रतीक ने कहा। दोनों हंस दिए। दोनों की बातों के साथ ट्रेन प्रयागराज से निकल चुकी है। धीरे धीरे लड़ाई से शुरू हुआ ये सफ़र अब दोस्ती में बदल रहा था। प्रतीक पूछता है, तुमको कहाँ जाना है? निशी जवाब देती है, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग घूमने के लिए। और तुम्हें? प्रतीक चेहरे पर मुस्कुराहट और चमक दोनों लाके कहता है, मैं भी सिलीगुड़ी दार्जिलिंग जा रहा हूँ। वह क्या बात है, वैसे एक बात पूछूं आपसे? निशी, हाँ पूछिए। कल तो साड़ी में थी, बिल्कुल भारतीय नारी की तरह, लेकिन आज ये इतना रफ लुक क्यों? प्रतीक ने जानने की उत्सुकता से पूछा। निशी बोली, अरे यार, वो कल घर में पार्टी थी तो मेरी माँ को पसंद नहीं कि मैं ऐसे फटे और छोटे कपड़े पहनूं। और वैसे तुम भी कल, जहाँ तक मुझे याद है, फॉर्मल लोग दाढ़ी के साथ, लेकिन आज तो बिल्कुल अलग ही लुक है, मैं पहचान भी नहीं पाई। प्रतीक ने हंसते हुए कहा, पहचान तो हम भी नहीं पाए तुमको वैसे, और ये लुक बस घूमने के लिए बनाया है। रात के 11:45 हो गया था। दोनों बातों में इतना व्यस्त कि सोना ही भूल गए। अरे यार, प्यास और भूख लगी है, तुम्हारे पास कुछ होगा? निशी पूछती है। प्रतीक जवाब देता है, नहीं अभी तो नहीं है, लेकिन ट्रेन की स्पीड कम हो रही है, शायद कोई स्टेशन आ रहा है, ले लेंगे अभी कुछ भी। स्टेशन पर आके ट्रेन रुकती है। निशी कुछ पैसे लेकर नीचे उतरती है और उस छोटे से बिल्कुल खाली स्टेशन पर अपने लिए बड़ी मुश्किल से फ्रूट ढूंढकर खरीदती है। जैसे ही वापस ट्रेन की तरफ आती है कि तभी अचानक से एक आदमी उसके हाथ से पैसे छीनकर भागता है। निशी चिल्लाती है, चोर चोर, लेकिन किसी को आसपास ना पाकर खुद उसके पीछे भागती है। वो चोर सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाता है। इधर प्रतीक आवाज़ सुनकर बाहर आता है, लेकिन निशी उसे नहीं दिखती, तो प्रतीक उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। यहाँ ओवरब्रिज के ऊपर निशी को एक चौकीदार सोता दिखाई देता है। वो चिल्लाती है, ओए चोर। चौकीदार हड़बड़ा के उठता है और चोर की तरफ लपकता है, लेकिन चोर उसे धक्का देकर भाग जाता है। निशी दौड़ते हुए पुलिस वाले से बोलती है, फट्टू, चूड़ियाँ पहन ले कमीने। तभी प्रतीक की नज़र ओवरब्रिज पर भागती निशी पर पड़ती है। वो उसकी तरफ भागने लगता है, लेकिन कुछ ही देर में ट्रेन का हॉर्न बजता है और ट्रेन चल देती है। दोनों हॉर्न सुन के चोर का पीछा छोड़कर ट्रेन की तरफ भागते हैं, लेकिन ज़्यादा दूर आने के कारण ट्रेन रफ्तार पकड़ लेती है और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। दोनों भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन ट्रेन जा चुकी है। अब दोनों एक अनजान स्टेशन पर एक दूसरे को खड़े देख रहे हैं। दोनों स्टेशन पर खड़े थे। तभी प्रतीक देखता है कि निशी के आंखों में आंसू आ गए हैं। प्रतीक निशी को देखते हुए बोलता है, अरे
तुम्हारी आंखों में आंसू, तुम रोती भी हो। तभी प्लेटफॉर्म की लाइट एकदम से बंद हो जाती है। निशी पलटकर प्रतीक से चिपक गई। प्रतीक इस अचानक मिलन से चौंक गया, लेकिन उसके उदास मन में डरे हुए चेहरे को देखकर कुछ नहीं बोल पाया। पहली बार कोई लड़की उसके इतने करीब थी, इसलिए सोच ही नहीं पाया कि क्या करें। प्रतीक ने महसूस किया कि उसकी धड़कन निशी की धड़कन के आगे बंद हो चुकी है और निशी का दिल डर से इतनी तेज धड़क रहा था कि वो उसे अपने सीने में महसूस कर सकता था। तभी खुद को संभालते हुए निशी के सर पर हाथ रखते हुए प्यार से उसके कान में बोला, डरो मत, मैं हूं ना। अच्छा, घर पर फ़ोन लगाकर बता दो कि मैं मुसीबत में हूँ। तभी लाइट आ जाती है। निशी खुद को प्रतीक के साथ से एकदम से अलग करती है। उसकी आंखों में उसका शर्माना प्रतीक को साफ साफ दिख रहा था। फिर वो अपना फ़ोन देखती है, लेकिन फ़ोन उसके पास नहीं होता है। फ़ोन तो ट्रेन में ही है, अब क्या करूं? अब मैं इस अनजान जगह में रात के 12 बजे किसी दानापुर स्टेशन पर हूं। हद है यार, निशी चिल्लाते हुए बोली। प्रतीक ने कहा, अच्छा, मेरे फ़ोन से कर लो। निशी थोड़ा डरते हुए बोली, मैं घर से भाग कर आई हूँ, फ़ोन नहीं कर सकती हूँ। क्या बोल रही हो तुम? भाग कर आई हो? लेकिन क्यों? प्रतीक ने परेशान होते हुए पूछा। निशी ने कहा, बाद में बताऊंगी, अभी कुछ करो ना, तुम्हारे पास तो पैसे होंगे। नहीं यार, जल्दी में पर्स ट्रेन में ही रह गया। प्रतीक परेशान होते हुए बोला। अब कैसे होगा, मैं क्या करूंगी, घर में सभी परेशान हो जाएंगे, निशी बड़बड़ाती रही। तभी प्रतीक किसी से फ़ोन पर बात करता है। हेलो पापा, एक हेल्प कर दीजिए। प्रतीक पापा से बात करते हुए बोला। फ़ोन के उस तरफ से पापा बोले, आखिर आ गई हमारी याद, बताओ क्या हेल्प चाहिए। सुनकर प्रतीक को गुस्सा तो बहुत आया। दिल किया कि फ़ोन रख दे, लेकिन निशी को परेशान देखकर बोला, एक कार चाहिए दानापुर स्टेशन पर, मैं लोकेशन सेंड कर देता हूँ। इतना बोलकर प्रतीक ने फ़ोन रख दिया। निशी ने सोचते हुए पूछा, तुम्हारे पापा क्या कर लेंगे यहाँ, वो तो इतनी दूर हैं। प्रतीक मुस्कुराया और कहा, बाहर चलो, अगले स्टेशन पर ट्रेन भी पकड़नी है। निशी बोली, कैसे, हम इतनी जल्दी कैसे पहुँचेंगे? दोनों बाहर आने लगे। तभी निशी ने धीरे से अपना हाथ प्रतीक के हाथ में थमा दिया। प्रतीक ने पहले दोनों हाथों की ओर देखा, फिर निशी की ओर, फिर चुपचाप उसका हाथ पकड़कर चल दिया। निशी बिना उसकी तरफ देखकर बोली, हल्का सा डर लग रहा है, इसीलिए पकड़ लिया। प्रतीक फिर मुस्कुराया। दोनों एक बेंच पर जाकर बैठ गए। देखा, निशी को कम कपड़ों की वजह से ठंड लग रही थी। प्रतीक ने आसपास आग की उम्मीद से देखा, लेकिन सन्नाटे के अलावा वहाँ कुछ नहीं था, तो अपनी जैकेट उतारकर निशी को पहना दी। निशी ने जैकेट को कसकर पकड़ लिया। अब थोड़ी गर्माहट लगी तो प्रतीक की तरफ देखा तो अब उसे ठंड लगने लगी। निशी प्रतीक के करीब, बिल्कुल करीब आकर बैठ गई। निशी को फिर इतने करीब देखकर प्रतीक फिर शर्मा गया, लेकिन जब प्रतीक ने निशी की आंखों में देखा तो दोनों ने आंखों ही आंखों में हजारों बातें कर ली थी और फिर एक बार फिर एक दूसरे के उतने ही करीब आ गए। ठंड शायद दोनों के होंठों के मिलन से गायब होने को तैयार थी, लेकिन तभी सामने से 2 स्पोर्ट कार आ गईं। कार की तेज रोशनी से एकदम दोनों अलग हुए। एक ड्राइवर निकलकर बाहर आया, बोला, सर कहाँ चलना है, चलिए तुम पीछे वाली गाड़ी में आओ, ये गाड़ी हम चलाएंगे। प्रतीक ने निशी के लिए दरवाज़ा खोला। निशी के मन में हजारों सवाल आए। उसने पूछने की कोशिश की तो प्रतीक बोला, अभी कुछ नहीं, ट्रेन पकड़ लें पहले और ये ड्राइव एंजॉय करो बस। निशी ने हाँ में सिर हिलाया। और तुम लोग सीधे बेगूसराय स्टेशन पर मिलना। प्रतीक ने दूसरे कार में बैठे ड्राइवर को आदेश दिया और गाड़ी स्टार्ट करके चल दिया। कुछ ही देर में गाड़ी हवा से बातें करने लगी। निशी सब कुछ भूलकर बस एंजॉय कर रही थी और चिल्लाए जा रही थी, और तेज और तेज और तेज। जिस सफ़र को ट्रेन से 2 घंटे लगते, उसे प्रतीक ने 2 घंटे से कम में ख़त्म कर दिया था। दोनों बेगूसराय स्टेशन पर पहुंच चुके थे। देखा, ट्रेन वहां पहले से खड़ी थी।
दोनों तुरंत भागे, जल्दी से ट्रेन में चढ़ गए। जाकर केबिन में पहुंचे तो दोनों थकान के कारण सीट पर थम से बैठ गए। सुबह के 4 बज गए थे और दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, लेकिन थकान के कारण कब आंख लग गई पता ही नहीं चला। अब सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के सूरज की रोशनी खिड़की से सीधे प्रतीक के मुंह पर पड़ते हुए उसको एक नई सुबह का एहसास करा रही थी। जब प्रतीक ने नीचे आंखें झुकाकर देखा तो निशी उसकी गोद में सो रही थी। न जाने क्यों प्रतीक की हिम्मत नहीं हुई उसे उठाने की, बस एक नज़र उसे देखता रहा। वो मीठी धूप निशी के चेहरे को एक अलग ही चमक दे रही थी। प्रतीक ने धीरे धीरे से उसके चेहरे पर आते हुए बालों को हटा दिया, लेकिन तभी निशी की आँख खुल गई। खुद को प्रतीक की गोद में देखकर उठी और बोली, सॉरी, वो रात को याद नहीं रहा होगा। अरे कोई बात नहीं, प्रतीक हंसते हुए बोला। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी सीट पर चुपचाप बैठ गए। खिड़की के बाहर वो बर्फीले पहाड़ों को देख रहे थे। ट्रेन सिक्किम आ चुकी थी, बस कुछ घंटों का सफर और बाकी था। तभी चाय आती है। प्रतीक केविन की शांति को तोड़ते हुए पूछता है, तुम घर से क्यों भाग कर आई हो? निशी हंस देती है और कहती है, मैं ऐसी ही हूँ, वो मुझे मज़ा आता है ऐसा पागलपन करने में। वैसे घर पर एक छोटा सा खत छोड़ कर आई थी। प्रतीक चौंकते हुए बोला, घर में सब परेशान नहीं होते हैं? अरे नहीं, उनको पता है मैं ऐसी ही हूँ और विश्वास है उनको मुझ पर, और फ़ोन भी तो है मेरे पास, कोई और बात ही नहीं है। निशी ने गरम गरम चाय की चुस्की लेते हुए बोलती ही जा रही थी। और तुम बताओ, तुम्हारे एक फ़ोन से एक अनजान शहर में गाड़ी कैसे आ गई? निशी ने पूछा। प्रतीक बोलता है, तुम भारत के सबसे ज़्यादा होटलों के मालिक को तो जानती ही होगी। अरे उन्हें कौन नहीं जानता, वीर सिंह है ना? निशी उत्सुकता से बोली। हाँ, तो मैं उनका ही बेटा हूँ, प्रतीक शांत होते हुए बोला। तुम वो प्रतीक हो और ऐसे घूम रहे हो, डर नहीं लगता तुमको? निशी चौंकते हुए बोली। प्रतीक बोलता है, अरे दुनिया बस मेरा नाम जानती है, मेरी शक्ल नहीं, जैसे कि तुम भी अभी तक मेरा नाम ही जानती थी। तभी ट्रेन के एकदम से ब्रेक लगते हैं। इस झटके से निशी की चाय एकदम से प्रतीक के ऊपर गिर जाती है। निशी हड़बड़ा कर बोलती है, ओह सॉरी, वो गलती से, सॉरी। प्रतीक अपनी शर्ट साफ करते हुए बोलता है, अरे कोई बात नहीं, मैं अभी साफ कर लेता हूँ। प्रतीक बाथरूम आके अपनी शर्ट चेंज करता है और गेट से बाहर निकलता है तो देखता है बर्फ गिर रही है, ठंड बढ़ चुकी है। ट्रेन सीटी मारते हुए स्टेशन से निकलती है। अरे ये क्या, ये तो आखिरी स्टेशन से इसके बाद सिलीगुड़ी, प्रतीक सोचते हुए अंदर आता है। इधर निशी उस सीट पर कल से पड़े उस झुमके को उठाती है और अपने बालों को एक तरफ करके दूसरे कान में पहन लेती है। ये देखकर प्रतीक मुस्कुरा देता है। निशी प्रतीक से पूछती है, क्या हुआ, मुस्कुरा क्यों रहे हो? प्रतीक बोलता है, कुछ नहीं, मतलब इतनी अकर तारीफ भी नहीं कर सकते। निशी मन में सोचते हुए अपना बिखरा सामान पैक करती है। तो तुम्हारे साथ सफ़र बहुत मज़ेदार रहा, बस हम दोनों की मंजिल आने वाली है, प्रतीक सामान पैक करते हुए बोला। निशी हंसते हुए बोली, हाँ, ये सफ़र ज़िंदगी भर याद रहेगा। पता नहीं अब कब मुलाकात हो हमारी, शायद कभी हो भी या नहीं। अरे पागल, एक बार बोल तो पूरे दार्जिलिंग को बता दूं कि मेरे साथ कोई आया है इस शहर को एक खूबसूरत कहानी देने, प्रतीक मन में सोचता है। अरे क्या सोचने लगे तुम? निशी प्रतीक को सपने से निकालते हुए बोली। प्रतीक बोला, अरे कुछ नहीं, तुम बोल दो, ये शहर क्या पूरी दुनिया को पागल कर देंगे हम दोनों मिलकर। निशी सोचने लगी। तभी प्रतीक बोला, अरे अब तुम कहाँ खो गई? आ गई अपनी स्टेशन, चलो उतरो। दोनों ट्रेन से उतरकर एक इस तरफ तो दूसरा उस तरफ चले जाते हैं। निशी मन में बोलती है, जाने दो, कुछ कहानियाँ अक्सर अधूरी ही रह जाती हैं। निशी स्टेशन से बाहर निकलती है। तभी, वैसे झुमका अच्छा लग रहा तुम पर, प्रतीक अचानक से आके साथ चलते हुए बोलता है। निशी बगल में उसे देखकर मुस्कुरा देती है। लगता है ये शहर एक और कहानी अपने अंदर लिखना चाहता है, प्रतीक बोलता है और बस धीरे से निशी का हाथ पकड़ लेता है। दोनों साथ में चल देते हैं।
तो स्टोरी सीकर्स, यहाँ पर हमारी कहानी लव इन ट्रेन ख़त्म होती है। तो कैसी लगी आपको कहानी, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें।